एपिसोड 2 के ओपनिंग सीन में दिखाया जाता है कि प्लेयर्स की ऑक्शन में अरविंद की बोली जरीना ने 10 करोड़ लगाई तो हांडा ने 11 करोड़ लगा दी और यूं करते करते अरविंद बिलाकर 15 करोड़ में हरियाणा हरिकेन्स को मिल जाता है। यहाँ साथ दिखाया जाता है कि मैवरिक ने जानबूझ के अरविंद की बोली ज्यादा लगाई थी क्योंकि उन्हें पता था अरविंद को हरियाणा ने हर हाल में लेना है, इसलिए वो जानबूझ के अरविंद का रेट ऊपर ले जाते हैं ताकि हरियाणा का बजट शार्ट हो जाए और टीम अच्छी न बन सके। हांडा ऑक्शन में आने से पहले अरविंद से तय करके आया होता है कि वो इसकी बिड 2 करोड़ लगाएगा ताकि हमारे पास ज्यादा बजट हो और अच्छी टीम जुड़ सके। इसके बाद भाई साहब को अपनी बेटी मंत्रा के साथ दिखाया जाता है जहां वो उन्हें हैरानगी से बताती है कि गैरिश को चैनल ने जॉब से निकाल दिया है। गैरिश वही एंकर होता है जिसने भाई साहब का इंटरव्यू किया था और भाई साहब ने फिर उसके बाद उसे जॉब से निकलवा दिया था। इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि मैवरिक्स की टीम बॉलर की सिलेक्शन कर रही होती है और वहीं कोच एक फॉरेन बॉलर को सिलेक्ट करता है और वायु जो टीम कैप्टन होता है वो कहता है कि हमें इंडियन फास्ट बॉलर भी चाहिए और वो प्रशांत को सजेस्ट करता है, जिस पर कोच और रोहिणी कहते हैं कि प्रशांत की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है और वो 1 साल से आउट ऑफ फॉर्म है, हम उसे नहीं ले सकते। ये सुन के वायु गुस्से में भड़क जाता है और कहता है कि कप्तान हूँ टीम का मैं, मुझे प्रशांत चाहिए। ये कहकर वो वहां से जाने लगता है कि जरीना उसे वापस बुलाती है और कोच को कहती है कि हमने 20 से 25 प्लेयर्स तो खरीदने ही है ना, तो चलो प्रशांत को ले लेते हैं, वैसे इस खराब परफॉर्मेंस के साथ उसे कौन खरीदेगा, वो सस्ते में मिल जाएगा हमें। अगले सीन में प्रशांत को दिखाया जाता है जो काफी डिस्टर्ब होता है और जहां भी जाता है उसे देविंदर नजर आता है। उसे हर वक्त वही सीन याद आता है जब उसने देविंदर को शूट किया था। इधर दोबारा प्लेयर्स की ऑक्शन दिखाई जाती है जहां मैवरिक प्रशांत की बोली लगाते हैं 50 लाख। इधर अरविंद हांडा को फोन करता है और उसे कहता है कि यही टाइम है पे बैक करने का, इनके साथ वही करो जो उन्होंने हमारे साथ किया। इसके बाद हांडा प्रशांत की बोली लगाता है 2 करोड़ और करते करते प्रशांत की बोली 8 करोड़ पे पहुंच जाती है। जरीना, रोहिणी और कोच वायु को फोन करते हैं और उसे कहते हैं कि प्रशांत का रेट बहुत ज्यादा हो गया है, हमने और भी प्लेयर्स खरीदने हैं, हम आउट ऑफ बजट हो जाएंगे। लेकिन वायु उनकी एक भी नहीं सुनता और उन्हें कहता है कि अगर प्रशांत नहीं तो मैं भी नहीं खेलूंगा। वही मंत्रा उन्हें कहती है कि लगा दो एक्स्ट्रा पैसा, अब कैप्टन की तो सुननी पड़ेगी ना। और यूं प्रशांत, जिसको मैवरिक 50 लाख में खरीदना चाहती थी, उसकी फाइनल बोली 8 करोड़ लगती है। इधर प्रशांत को दिखाया जाता है जो ये सब देख रहा होता है लेकिन खुश नहीं होता। वो ये सुन के अंदर जाता है और वहीं उसे फिर देविंदर दिखाई देता है जो उससे पूछता है कि 8 करोड़ में कितने जीरो होते हैं मालूम है, और फिर उस पर तंज करता है जिस पर प्रशांत फिर रोने लगता है। यहाँ एक बात कि अभी तक ये नहीं बताया गया कि देविंदर मर गया था या बच गया, लेकिन प्रशांत की हालत देख के यही लग रहा होता है कि वो मर गया है। इसके बाद मैवरिक्स की मैनेजमेंट को दिखाया जाता है जहाँ जरीना कहती है कि हमें देविंदर की जगह एक स्पिनर भी लेना पड़ेगा और रोहिणी वहाँ एक बांग्लादेशी स्पिनर जुल्फकार अहमद को सजेस्ट करती है और साथ उन्हें बताती है कि इसका कंट्रोल मेजर रेट बहुत जबरदस्त है, जिस पर वो सब एक दूसरे से पूछते हैं कि ये कंट्रोल मेजर क्या होता है। और रोहिणी उन्हें समझाती है कि कंट्रोल मेजर का मतलब होता है बॉलर की कितनी बॉल्स मिस टाइम होती हैं और कितनी बॉल मिस होती हैं बैट्समैन से, और साथ इन्हें बताती है कि जुल्फकार का कंट्रोल मेजर रेट 70% है, यानी इसके 10 बॉल्स में से 7 बॉल्स या तो बैट्समैन मिस टाइम करता है या बीट करता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि मैवरिक्स इस स्पिनर को 50 लाख में खरीद लेती है। इसके बाद एक इंग्लिश ऑलराउंडर टिमोथी के लिए बिडिंग होती है और उसको सभी खरीदना चाह रहे होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बिड हरियाणा हरिकेन्स की तरफ से आती है और यूं 15 करोड़ में हांडा साहब उसे खरीद लेते हैं। इधर मैवरिक्स की ऑनर जरीना अपनी टीम से कहती है कि ये हरियाणा वालों ने तो 31 करोड़ 2 प्लेयर्स पे ही खर्च कर लिया है, अब ये टीम कैसे पूरी करेंगे। यहाँ एक बात आपको बता दूं कि एक टीम के पास प्लेयर्स खरीदने की लिमिट 60 करोड़ होती है, यानी उन्होंने 60 करोड़ के अंदर अंदर पूरी टीम खरीदनी होती है और हरियाणा हरिकेन्स ने सिर्फ 2 प्लेयर्स पे ही 31 करोड़ खर्च कर दिया था। इधर मीडिया भी यही बात डिस्कस कर रहा होता है कि अगर हरियाणा 60 करोड़ में पूरी टीम ना खरीद सकी तो वो इस लीग से आउट हो जाएंगे। इधर मैवरिक्स की मैनेजमेंट को दिखाया जाता है जहां रोहिणी उन्हें डोमेस्टिक प्लेयर्स की पोटेंशियल लिस्ट दिखाती है और बताती है कि एक प्लेयर है परथ कुमार, जहां से लास्ट ईयर प्रशांत आया था वहीं से ये भी खेलता है और अंडर 19 का प्लेयर है, और साथ 3-4 प्लेयर्स और बताती है, लेकिन कोच, कप्तान और मैनेजमेंट ये लिस्ट रिजेक्ट कर देते हैं। और कोच रोहिणी को कहता है कि अंडर 19 और पीपीएल में जमीन आसमान का फर्क है, ये लड़के प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते। इसके बाद रोहिणी अरविंद को फोन करती है और कहती है कि मैं आपको मैवरिक्स की पोटेंशियल लिस्ट भेज देती हूँ, आप यहाँ से अपनी टीम इस बजट में पूरी कर सकते हैं और इनकी आप जो भी बोली लगाएंगे इसके मुकाबले में मैवरिक्स कोई भी बिड नहीं करेगी क्योंकि मैनेजमेंट ने ये लिस्ट रिजेक्ट कर दी है। जिस पर अरविंद मना कर देता है और रोहिणी को कहता है कि ये गलत है,
मैं इलीगल तरीके से टीम पूरी नहीं करूंगा। लेकिन रोहिणी फिर भी वो लिस्ट अरविंद को भेज देती है। अगले दिन ऑक्शन का लास्ट डे होता है और वहाँ रोहिणी फिर अरविंद के पास आती है और उससे पूछती है कि आपने मेरी लिस्ट देखी थी क्या। और अरविंद का वही जवाब होता है कि मैं ये नहीं करूंगा। रोहिणी चली जाती है और वहाँ हांडा साहब आके अरविंद को बोलते हैं कि मैं आपके डिसीजंस में टांग नहीं अड़ाऊंगा। आप जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे होंगे, लेकिन अगर यहाँ आपकी एक्स ऑनर जरीना मलिक होती तो ये मौका कभी हाथ से न जाने देती। इसके बाद बिडिंग स्टार्ट होती है और उसी टाइम रोहिणी वो लिस्ट मिस्टर हांडा को भेज देती है और वहाँ से हांडा अपनी टीम इसी बजट में पूरी कर लेता है और पर्थ कुमार को भी 50 लाख में खरीद लेता है। यूं पीपीएल में ऑक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद पर्थ कुमार को दिखाया जाता है जहां मीडिया रिपोर्टर उससे पूछती है कि आपकी पीपीएल में सिलेक्शन हुई है, आप इसका क्रेडिट किसको देंगे। जिस पर वो कहता है कि मैं अपने माँ बाप के बाद इसका क्रेडिट अपने कोच पंसारी जी को दूंगा। फिर वो रिपोर्टर लड़की कोच पंसारी से पूछती है कि क्या आपको लगता है पर्थ कुमार दूसरा वायु राघवान बनेगा। जिस पर वो कहता है कि वायु राघवान एक ही है, इस जैसा कोई नहीं हो सकता। और यहाँ हमें पता चलता है कि वायु का कोच भी पंसारी ही होता है। इधर वायु आता है और टीवी पे अपने कोच को देख के उसका मूड खराब हो जाता है और वो गुस्से में गाली बकता हुआ वहां से निकल जाता है। लेकिन वायु को कोच पे गुस्सा क्यों था ये अभी तक नहीं बताया गया। इसके बाद रोहिणी को दिखाया जाता है जो उसी कोच पंसारी जी से मिलने जाती है और वो उसे कहता है कि मैंने पर्थ कुमार को बहुत समझाया कि पहले फर्स्ट क्लास खेलो फिर पीपीएल खेलना, लेकिन वो नहीं माना और कहता है कि जैसे वायु भैया पहले पीपीएल खेले फिर फर्स्ट क्लास, मैं भी ऐसे ही करूंगा। कहानी में आगे भाई साहब को दिखाया जाता है जहां एक आदमी आता है और भाई साहब को कहता है कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड्स अपने प्लेयर्स को पीपीएल में भेजने को तैयार नहीं है, हमें इंडियन क्रिकेट बोर्ड की मीटिंग में ये बात उठानी पड़ेगी। दूसरी तरफ जरीना मलिक को दिखाया जाता है जो अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू करती है और साथ ही अनाउंस करती है कि हमारी पहली फिल्म इसी साल रिलीज होने वाली है। वहाँ मीडिया की एक रिपोर्टर लड़की जरीना से पूछती है कि अरविंद तो इस बार हरियाणा की टीम में चला गया, तो आपका अगला टीम कैप्टन क्या वायु राघवान होगा। और जरीना वहाँ ऑफिशियली अनाउंस करती है कि मुंबई मैवरिक्स का नया कप्तान वायु राघवान है। इसके बाद इंडियन क्रिकेट बोर्ड की मीटिंग दिखाई जाती है जहां पीपीएल के सारे टीम ऑनर्स भी आए होते हैं। भाई साहब कहते हैं कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने पीपीएल को विंडो देने से मना कर दिया है और इनकी टीम्स के प्लेयर्स पीपीएल में नहीं आएंगे क्योंकि पीपीएल के टाइम पे इनकी अपनी सीरीज चल रही होंगी। जिस पर बासु कहता है कि हमें इन बोर्ड्स के फैसले को मानना चाहिए, वो अपनी टेस्ट सीरीज एक डोमेस्टिक T20 लीग के लिए क्यों कैंसिल करेंगे, हमें पीपीएल को कैंसिल कर देना चाहिए। जिस पर भाई साहब कहते हैं कि आज अगर क्रिकेट जिंदा है तो T20 की वजह से है और साथ कहते हैं कि यहाँ सारे टीम ऑनर्स भी आए हैं, वोटिंग करवा देते हैं कि पीपीएल कैंसिल होनी चाहिए या नहीं। और फिर वहाँ वोटिंग होती है और सभी लोग पीपीएल के हक में वोट देते हैं। मीटिंग के बाद भाई साहब और जरीना गाड़ी में जा रहे होते हैं कि वहाँ जरीना भाई साहब से पूछती है कि क्या आपको यकीन था कि सभी आपको वोट डालेंगे, मेरा मतलब आप हार भी तो सकते थे। जिस पर भाई साहब कहते हैं कि बासु इंडियन क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनना चाहता है, लेकिन वो एक डरपोक आदमी है, वो सिर्फ बातें कर सकता है, इसका विजन कोई नहीं है, वो बदलाव से डरता है। जरीना पूछती है और आप बदलाव चाहते हैं क्या। और भाई साहब कहते हैं कि मैं क्रिकेट को कॉमनवेल्थ गेम से ग्लोबल गेम बनाना चाहता हूँ और चाइना, ब्राज़ील, जापान हर जगह फैलाना चाहता हूँ। वहाँ लीग्स के लिए मैंने फंड्स भी इकट्ठे कर दिए हैं, लेकिन ये सब कुछ मैं अकेला नहीं कर सकता, मुझे कोई चाहिए जो मेरे बाद भी मेरे इस काम को जारी रखे। जिस पर जरीना कहती है अच्छा तभी आप मंत्रा को मुंबई मैवरिक्स में ले आए। भाई साहब कहते हैं नहीं, इसे अभी टाइम लगेगा। और ये सुन के जरीना खुश हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि भाई साहब उसे साथ रख के ये सब काम करना चाहते हैं। भाई साहब जरीना को ड्रॉप करके जाने वाले होते हैं कि वहाँ उन्हें बच्चे गली में क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं और भाई साहब उधर के उनके साथ क्रिकेट खेलने चले जाते हैं। इधर जरीना का असिस्टेंट आता है और उससे पूछता है कि होम मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है आपने। जरीना चेक करती है और वहाँ होम मिनिस्टर हुसैन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है कि देश में चुनाव आ रहा है और हमें हर जगह सिक्योरिटी चाहिए और पीपीएल का सीजन भी इन्हीं दिनों में आ रहा है, इसलिए हम पीपीएल को सिक्योरिटी नहीं दे सकते और बेहतर है कि इस साल पीपीएल को कैंसिल कर दिया जाए। ये हुसैन वही होम मिनिस्टर है जिसने भाई साहब को पीपीएल में अपनी टीम रखने का कहा था, लेकिन भाई साहब ने वो टीम आयशा दीवान को दे दी थी और अब ये भाई साहब से इसी बात का बदला ले रहा होता है। यहाँ साथ ही दिखाया जाता है कि बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते हुए भाई साहब बोल्ड हो जाते हैं और विकेट जमीन पे जा गिरती है। कहानी में आगे विक्रांत धवन की एंट्री दिखाई जाती है जहाँ आयशा दीवान विक्रांत धवन को फोन करती है और उससे पूछती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी तुमने होम मिनिस्टर की। और विक्रांत धवन कहता है कि हाँ सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे मैंने प्लान किया था। और यहीं ये दूसरी एपिसोड भी खत्म हो जाती है।